हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के ऊपर, और प्राचीन इतिहास में आज हम पहुंच गए हैं मौर्योत्तर काल के ऊपर। मौर्य काल हमारा लास्ट क्लास में समाप्त हो गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगा लिए थे। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व और सातवाहन वंश के बारे में, और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसके बाद सिकंदर आक्रमण करेगा और मौर्य डायनेस्टी आएगा। और उससे पहले हम लोगों ने देखे थे धार्मिक आंदोलन, है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आज हम बात करेंगे इन तीनों पे। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी कंटेंट मैं लेकर आया हूँ वो NCERT के बुक का है। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या करेंगे बृहद्रथ के सेनापति, जिनका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करेंगे और एक नए वंश की स्थापना करेंगे मगध में, और वो वंश होगा कौन सा? शुंग वंश। तो अभी तक मगध की राजधानी हमारी थी राजगिरी। राजगिरी से चेंज होकर होता है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से बदलकर चला जाता है वैशाली। लेकिन शुंग वंश यानी मौर्य वंश के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के शासनकाल में राजधानी बदला गया, और बदल के कहाँ ले जाया गया? तो विदिशा ले जाया गया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, और शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। अब जिस समय पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठे थे उसी समय यवनों का आक्रमण होता है भारत में, और इसके बारे में बात किया भी गया है। पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं? यवन को पराजित करते हैं, और पराजित करने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, और वो भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में देखा था कि एक अश्वमेध यज्ञ था, एक वाजपेयी यज्ञ था, और एक राजसूय यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है राज्य विस्तार के लिए, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए था, और राजसूय यज्ञ सिंहासन पे जब राजा बैठते थे राजरोहण के समय होता था राजसूय यज्ञ। और सबसे लंबा यज्ञ जो होता है हमारा वो राजसूय यज्ञ था, 1 वर्षों तक चलता था, और पुरोहित को 1 वर्ष के बाद दान के रूप में 24,000 गायें दी जाती थी। तो ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। कालिदास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र प्रेम कथा है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। और इसी में इन्होंने बताया है कि पुष्यमित्र शुंग के पोते थे जिनका नाम था वसुमित्र, और वसुमित्र ने यवन को पराजित किया था। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत पर यवनों ने कब आक्रमण किया था? तो भारत पर यवनों ने शुंग वंश के शासनकाल में आक्रमण किया था, और यवन को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जैसे हम जानते हैं कि शकों को पराजित करने के बाद लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, यहाँ पे यवनों को पराजित करने के बाद अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। अब समझना, एक पतंजलि है और एक पाणिनि है। पाणिनि जो थे वो नंद वंश के शासनकाल में थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाणिनि किसके दरबार में थे, और पाणिनि एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था अष्टाध्याय। तो पाणिनि का पुस्तक अष्टाध्याय है, और पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। और पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। तो दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है ना, तो पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है महाभाष्य, और पाणिनि के अष्टाध्याय पे आधारित था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया पुस्तक महाभाष्य किसकी पुस्तक पे आधारित था? तो आंसर होगा पाणिनि का अष्टाध्याय। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बातें मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, कोशिश करना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। और अगर ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे ये PDF आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से आप इसको आसानी से ईजी प्राप्त कर सकते हो। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय में सांची के स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था, और अन्य महत्वपूर्ण भैरुत का, बेसनगर का और बोधगया का, यानी ये सारे जो स्तूप है ना, इसका आकार में परिवर्तन किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है
कि सांची के स्तूप का आकार कब बदला गया था? शुंग के समय में। शुंग काल के समय में संस्कृत भाषा का प्रचलन था और ब्राह्मण व्यवस्था थी। ब्राह्मण परंपरा यहाँ चरम पे था। इसी के काल में पहला स्मृति लिखा जाता है, मनु स्मृति की रचना होती है। तो मनु स्मृति यहीं पे लिखा जाता है और पतंजलि इन्हीं के दरबार में थे। आगे बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। तो जिस तरीके से मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करता है बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग, उसी तरीके से देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है। और देवभूति का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है वासुदेव। वासुदेव क्या करेगा? देवभूति की हत्या कर देगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम है कण्व वंश। तो कण्व वंश के बारे में ज़्यादा फैक्ट मिलता नहीं है। कण्व वंश में बस यही पूछा जाएगा कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे और कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव क्या किए हैं? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दिए और एक नए वंश की स्थापना की है। आगे बात करते हैं। इस वंश का अंतिम शासक अगर देखें तो सुशर्मा था, यानी कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या करेगा सिमुक, और सिमुक हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा सतवाहन वंश। तो ये जो 2-4 क्वेश्चन है ना कण्व वंश में, यार 2 ही क्वेश्चन है। एक तो पूछेगा इसकी स्थापना किसने किया था और एक पूछेगा अंतिम शासक कौन था। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी फैक्ट यहाँ पे बनते जा रहे हैं प्लीज़ नोट डाउन करते जाना। जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे ये सारा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो 2 वंश अभी तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। एक शिशुनाग के बारे में बात की है, शिशुनाग वंश, और दूसरा था कण्व वंश। अब थोड़ी सी बातें होगी सतवाहन, और सतवाहन थोड़ा लंबा है तो सतवाहन के बारे में अच्छे से देखना क्या क्या फैक्ट यहाँ निकल के आता है। सतवाहन वंश, ये पता है मौर्य के समय सतवाहनों का शासन चल रहा था, यानी ये मौर्य के सुमंत थे, सामंत जिसे बोला जाता है, मौर्य के अधीन थे। और इसका जो व्यक्ति है जिनका नाम है सिमुक, सातवाहनों की स्थापना करता है कौन? सिमुक। तो कहा जाता है दक्कन के क्षेत्र, दक्कन यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ सातवाहन, और सातवाहनों को आंध्र भोज कहा जाता था। और इसने मगध के क्षेत्र पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 1-2 साल नहीं, 300 वर्षों तक शासन किया। और ये ब्राह्मण संप्रदाय को मानता था। सातवाहनों की सबसे पुराना जो अभिलेख था वो 1ली सदी में लिखा गया था। और कण्व वंश को पराजित किया था सातवाहन, कण्व वंश को पराजित किया। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन करेंगे? सिमुक। स्थापना करेंगे कौन से वंश का? सतवाहन का। सिमुक के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सिमुक क्या करता है? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करेगा, सतवाहन वंश की स्थापना करेगा। इसके अलावा अगर बात करें कि इस बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि ऐसा काम सिमुक किया था, ये प्रमाणित कहीं पे नहीं है कि सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक को मारा था। लेकिन क्वेश्चन अभी तक यही पूछा गया है कि कण्व वंश की हत्या किसने की थी, अंतिम शासक की हत्या, या सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं। दूसरा शासक होता है कृष्ण। अब यहाँ पे देखना, कृष्ण का नाम वासुदेव भी है ना, कृष्ण कान्हा है ना। तो ये जो कान्हा है ना वो कृष्ण नहीं है जो जरासंध के समय थे। बृहद्रथ वंश अलग था ना, बृहद्रथ वंश था जिसमें एक जरासंध शासक था। श्री कृष्ण के कहने पे जरासंध की हत्या करते हैं भीम। ये कृष्ण है, कहा जाता है कि ये या तो सिमुक का पुत्र था या कृष्ण जो है कृष्ण का भाई, सिमुक का भाई है कृष्ण। कृष्ण कौन है? सिमुक का भाई। पुराणों के अनुसार इसने 18 वर्षों तक शासन किया था और नासिक का तक सातवाहनों की शक्ति को विस्तार किया। कृष्ण के बारे में जनरली देता नहीं है किताब में, एनसीईआरटी में थोड़ी सी बात कही गई है कि सिमुक के बाद गद्दी पर बैठने वाला कृष्ण था। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है सतकर्णी प्रथम, और एक शासक है हाल, और एक शासक है यज्ञश्री सतकर्णी और गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सतकर्णी के बारे में बात आता है कि जो सतकर्णी था इसके बारे में जानकारी ये है कि या तो ये सिमुक का पुत्र होगा या सिमुक का
भाई का पुत्र होगा। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि ये सिमुक का पुत्र है कि सिमुक का भतीजा है। और एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, इसमें ये बातें कही गई है कि सातवाहन जो था वो उत्तर भारत पे राज्य कर रहे थे। यह सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। तो देखो, अब उपाधि धारण करना शुरू करेगा राजा स्वयं, और ये 10 वर्षों तक शासन किया था। इसकी पत्नी यानी ये अपनी पत्नी के लिए रजत मुद्राएं जारी करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से सतकर्णी में पूछा जाता है कि सतवाहन वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने चांदी के सिक्के जारी किए, यानी रजत के सिक्के जारी किए। अभी तो चांदी का सिक्का जारी हुआ है, अभी शीशे का सिक्का जारी होगा। आगे बात करते हैं। इससे सबसे इम्पोर्टेंट है ये शासक, सातवाहन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो हाल है, ये हाल सतवाहन वंश का 17वां शासक है। और हाल एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है गाथा सप्तशती, और हाल इस पुस्तक को प्रकृत भाषा में लिखते हैं। और अगर आपको याद होगा तो प्रकृत भाषा ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बेसिक भाषा थी, है ना, बोलचाल की भाषा। इसके शासनकाल में एक व्यक्ति रहते थे गुणांड, और इन्होंने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, हाल के बारे में पूछा गया है, उसके पुस्तक के बारे में पूछा गया है, गुणांड किसके दरबार में रहते थे, और बृहत कथा कोश की रचना किसने की थी। ये चारों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है कि ये क्षहरात वंश का नाश किया था। इसका एक दुश्मन था जिसका नाम था नाहपान, और नाहपान के मारने के चक्कर में पूरे के पूरे वंश को समाप्त कर दिया था। यही है गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसने शकों को मालवा और काठियावाड़ छीन लिया। अब शक से भिड़ना शुरू करेगा। पहले यवन का आक्रमण हो रहा था, अब शक का आक्रमण शुरू हो गया। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख मिलता है। एक अभिलेख है नासिक का अभिलेख, और इसमें बताया गया है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ये शक को पराजित करेंगे। तो एक क्वेश्चन अभी तक आप भूल लेना मत कि यवनों का आक्रमण भारत में किसके समय में हुआ है। तो वो हुआ है शकों के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, शक के समय में नहीं। और अगर पूछा जाए शक का आक्रमण, तो शक का आक्रमण हुआ है इसके समय में। आगे बात करते हैं यज्ञश्री सतकर्णी, लास्ट ही है, परेशान मत होना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। और अगर चाहिए आपको कि हमें लेना है PDF, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं एक प्रोवाइड कर दूँ, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हर दिन। तो करता हूँ कोशिश। यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक क्वेश्चन पूछेगा सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर अंतिम शासक पूछे तो वो था पुलवामी चतुर्थ, लेकिन अगर पूछे सतवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, शक्तिशाली पूछा जाए तो होगा यज्ञश्री सतकर्णी। यही छोटी सी बातें सतवाहन वंश में थी। इंपॉर्टेंट सतवाहन वंश का यहाँ से है। जैसे सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और सातवाहनों ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे जिसे कारसापन कहा जाता था। ये फैक्ट पूछा जाता है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ये फैक्ट पूछा जाता है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि और जागीर देना शुरू कर दिया, और ये ऐसी भूमि थी ना जो टैक्स फ्री थी, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स राज्य सरकार नहीं लेगा। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था था, सातवाहनों की व्यवस्था मातृसत्तात्मक थी। वस्तुकला का विकास सातवाहन में हुआ था। छोटी छोटी चीजें जैसे कार्ले चैत्य में भोर घाट, केरल के क्षेत्र में है ना, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र के क्षेत्र में है ना। इसके अलावा अजंता की गुफा और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। तो आज तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, सातवाहन के समय में ये बनाया गया था, इसको भूलना नहीं है। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण, तो ये सारी चीजें सातवाहन के समय में किया गया था। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। मौर्योत्तर काल में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। कल हम बात करेंगे भारत पर यवनों का आक्रमण, देखेंगे कुषाण वंश के बारे में, कनिष्क के बारे में, कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, तो यहाँ पे बातें होगी।
और उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे और गुप्ता साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा है, अच्छे से भर लीजिएगा, एग्ज़ाम में सिलेक्शन का अच्छा चांसेस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए।